नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग खुश होंगे और आपकी सबकी मस्ती से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। चलिए जुड़ जाइए आप सब लोग। आज हम जो है संविधान के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक जो है हमने संविधान की 5 क्लासें पढ़ ली हैं और आज जो है हम इसकी 6वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे साथियों जो सबको लिंक शेयर कर दीजिए कि सभी आपके जो मित्र हैं वो इस सेशन के साथ जुड़ जाएं और सभी आनंद के साथ पढ़ते चलें। चलिए देखिए, आज हम जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें क्या खास आपका होने वाला है। तो आज हम इसमें भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और इसमें ही हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं? अरे बोलिए यस या नो। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा कि हर बार बोला जाता है आपको, तो अब आपके मोबाइल को आप थोड़ा सा दूर रख दीजिए और अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको लेकर बैठ जाइए। चलिए अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था 1858 का अधिनियम, है ना। उसमें क्या हुआ था, तो उसमें आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड एंड कंट्रोलर को समाप्त किया गया था और उनकी जगह पर एक गृह सरकार का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? जल्दी से बताइए किसका गठन किया गया था। तो आप बताएंगे गृह सरकार का गठन किया गया था। फिर उसमें क्या हुआ था, तो आपको पता है एक भारत सचिव का पद लाया गया था, है ना। भारत सचिव का पद लाया गया और उसके साथ उसकी परिषद बनाई गई, ठीक है ना। और उसमें मुख्य क्या था कि उनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया गया। कहां से दिया गया? भारतीय राजस्व से उनका वेतन दिया गया। अब हम चर्चा करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें क्या खास था आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 में? तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये जो प्रथम अधिनियम था जिसमें सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया था। याद रखना ये कैसा अधिनियम था? ये पहला अधिनियम था। तो आप साथ साथ में लिखते चलना, ये कैसा अधिनियम था? पहला अधिनियम जिसमें सहयोग की नीति, कौन सी? सहयोग की नीति के तहत भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया। याद रखना है, अगर पूछा जाए पेपर में कि बताइए कि भारतीयों को कब शामिल किया गया था, तो आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम कब? 1861 में। अब इसमें भारतीयों को शामिल किया गया। कहां कहां भारतीयों को शामिल किया गया? तो याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल था, यानी आप हेडिंग करके लिख लीजिए नंबर फर्स्ट, केंद्र की विधान परिषद में। कहां पर? तो आपको याद रखना है कि जो केंद्र की विधान परिषद थी, क्या थी आपकी? केंद्र की जो विधान परिषद थी, केंद्र की विधान परिषद में, है ना। आपको पता है कौन कौन बैठता था? इसमें बैठते थे आपके वायसराय। कौन बैठते थे आपके? वायसराय। वायसराय के साथ कौन थे आपकी? 5 सदस्यीय परिषद थी। 5 सदस्यीय परिषद। अब इसमें क्या प्रावधान आया कि जो वायसराय और उसकी 5 सदस्यीय परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसमें जो सदस्य बढ़ेंगे कि जो अतिरिक्त सदस्य हैं, अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए जाएंगे, जिसमें आधे अतिरिक्त सदस्यों में जो आधे हैं वो कैसे रहेंगे? आपके भारतीय होंगे। आधे सदस्य कैसे होंगे? बताइए जल्दी से। आधे सदस्य होंगे भारतीय। इतना क्लियर है कि नहीं? आधे सदस्य कैसे हो जाएंगे आपके? तो जो आधे सदस्य हैं वो भारतीय सदस्य हो जाएंगे। तो याद रखना कितने अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकते थे? वो 6 से लेकर 12 तक कर सकते थे। और अब आपके मन में विचार आ रहा होगा
कि अतिरिक्त सदस्य आएंगे तो करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि जो अतिरिक्त सदस्य रहेंगे वो विधि बनाने में सहयोग करेंगे। क्या करेंगे आपके, जो विधि बनाने में सहयोग करेंगे, बस। क्या करना है इनको, तो याद रखना, इनको जो है विधि बनाने में सहयोग करेंगे। जो अतिरिक्त सदस्य जो थे ये क्या काम करेंगे आपके, विधि बनाने में सहयोग करेंगे। ठीक है, बताओ पहली बार भारतीयों को कुछ तो अधिकार मिला, कहीं तो बैठने की परमिशन मिली, तो याद रखना भारतीय अब पहली बार यहाँ पर बैठ चुके हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वो। लेकिन जब भारतीयों को शामिल किया, विधि बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन इनकी जो शक्तियां थी, इनके पास जो शक्तियां थी, लेकिन शक्तियां सीमित थी। शक्तियां कैसी थी आपकी, सीमित थी। इधर तक क्लियर है कि नहीं, बताओ मेरे प्यारे साथियों, इधर तक क्लियर है, अरे बोलो यस या नो। हमने बस इतनी सी चर्चा की है कि भाई एक है ना सहयोग की नीति के तहत भारतीयों को शामिल किया जाएगा, है ना, और केंद्र में वायसराय और उसकी 5 सदस्यीय जो परिषद थी उसमें 6 से लेकर 12 तक अतिरिक्त सदस्य जोड़े जा सकते हैं, है ना, और जिसमें आधे से ज्यादा आपके भारतीय होंगे, और उनको क्या करेगा, विधि बनाने का में से उनको सहयोग करना है, लेकिन उनकी शक्तियां कैसी थी, सीमित थी। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर वो सदस्य कौन थे, कितने सदस्य इसमें शामिल हुए, तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, इसमें जो सदस्य आए थे आपके वो 3 सदस्य शामिल हुए। कितने सदस्य आए आपके, 3 भारतीय सदस्यों को शामिल हुआ, यानी कितने सदस्य हुए शामिल, 3 भारतीय सदस्य। गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी इसमें कितने सदस्य आए आपके, 3 भारतीय सदस्य, 3 भारतीयों को शामिल किया गया। अब वो जो 3 व्यक्ति थे उनके नाम आपको याद रखना है, वो कौन कौन थे। 3 भारतीयों में सबसे पहले आए थे पटियाला के राजा, कहाँ के थे आपके, तो आपको याद रखना कौन को शामिल किया गया था, पटियाला के राजा। दूसरे कौन थे, दूसरे आप बताएंगे बनारस के राजा। दूसरे कहाँ के राजा थे आपके, बनारस के राजा। और जो तीसरे जो थे उनका नाम था सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। देखो मेरे प्यारे साथियों, अब कितने जो भारतीय हैं वो आपकी केंद्र की विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं, वो आपके 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक पटियाला के राजा थे, दूसरे बनारस के राजा थे, और तीसरे कहाँ के थे आपके, तीसरे जो थे कहीं के राजा नहीं थे, वो एक आम व्यक्ति थे जिनका नाम था सर दिनकर राव। अब देखिए यहीं से भारतीयों ने आगे बढ़ना चालू कर दिया, यानी भारतीयों को थोड़े थोड़े करके अधिकार मिलने चालू हुए, लेकिन अभी बस इतना सा याद रखना, उनको केवल इतना अधिकार मिला है कि वो बैठ सकते हैं साथ में, ठीक है ना। अब देखिए और क्या परिवर्तन आया, दूसरा अब हम बात करेंगे कि वायसराय की शक्तियों को बढ़ाया गया। इसी में दूसरा परिवर्तन क्या आया आपका, तो दूसरा लिख लीजिए आप, दूसरा क्या परिवर्तन आया कि वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। तो याद रखना है वायसराय की क्या की गई, शक्तियों को और बढ़ाया गया। तो सबसे पहले क्या शक्ति बढ़ाई गई, तो याद रखना जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्या शक्ति दी गई, तो याद रखना कि जो वायसराय को, इन्हें यानी वायसराय को या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी जो वायसराय है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन वो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, याद रखना कि जो अध्यादेश जारी करने की उनको जो शक्ति दी गई है वो कितने माह तक वैलिड होती थी, तो आपको याद रखना कितने महीने तक चलती थी आपकी, 6 महीने तक वैध थी, है ना। कितने महीने तक वैध थी आपकी, 6 महीने तक। और क्या हुआ, तो याद रखना कि जो
और क्या परिवर्तन आए कि गवर्नर जनरल, कौन आपके गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वो नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं। गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं? गवर्नर जनरल नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं, है ना। नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये शक्तियां अब किसको दी गई? गवर्नर जनरल को ही दी गई। और साथ साथ में कि वे प्रांतों के प्रशासकों की नियुक्ति कर सकते हैं, और प्रांतों के प्रशासकों प्रांतों के प्रशासकों की नियुक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? वो जो है प्रांतों के प्रशासकों की नियुक्ति कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताइए? और उन्होंने कहा कि अगला प्रावधान क्या आया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है के लिए नियम बना सकता है। यानी गवर्नर जनरल अपनी परिषद के लिए, अपनी परिषद के लिए नियम बना सकता है। याद रखना, गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? अपनी परिषद के लिए नियम बना सकता है, ठीक है ना। और क्या कर सकता है आपका? तो याद रखना, यही जब नियम बना सकता है तो जो आपके यही एक जो गवर्नर जनरल या उस समय वायसराय थे, जिनका नाम क्या था आपका? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार विभागीय प्रणाली चालू की, ठीक है ना, और उसे वैध बनाया गया। याद रखना, विभागीय प्रणाली किसकी बात करने वाले हम? यही इसी परिषद के तहत जो कानून बनाया गया, नियम बनाया गया, यहीं पर लॉर्ड कैनिंग ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, कौन सी प्रणाली? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बताइए विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ने की। विभागीय प्रणाली कैसे? जैसे आज आप कलेक्टेड में जाते हैं तो आपको पता कृषि विभाग अलग है ना। हर चीज के लिए अलग अलग सेपरेट विभाग अलग अलग बनाए गए हैं। तो ऐसे ही विभागीय प्रणाली जो आज चल रहे हैं, उनकी शुरुआत किसने की थी आपकी? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और क्या हुआ? तो गवर्नर जनरल के पास जो है वीटो पावर दी गई। यही प्रावधान था कि गवर्नर जनरल के पास क्या रहेगी आपकी? वीटो पावर रहेगी, वीटो पावर रहेगी। अब ये मत भूल जाना वीटो पावर क्या होती है, कि वीटो पावर का मतलब इतना सा है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, तो गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वो अपनी परिषद के नियम माने या ना माने, वो मानने के लिए बाध्य आपका नहीं है, वो परिषद के जो निर्णय है उसको ठुकरा सकता है। फिर क्या हुआ आपका? जो तीसरा आता है, इसी में क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। तीसरा रीजन क्या है? तो और क्या हुआ? यही जो हुआ विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। विकेंद्रीकरण का प्रारंभ याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि विकेंद्रीकरण का प्रारंभ कब हुआ? तो आप बताएंगे 1861। कब से शुरुआत चल रही है आपकी? 1861 पढ़ रहे हैं, यहीं से विकेंद्रीकरण चालू हुआ, है ना। अब इसमें क्या हुआ? तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, यानी प्रांतों को नियम बनाने की शक्ति वापस की गई। यानी क्या हुआ इसमें? तो आप बताएंगे प्रांतों को नियम बनाने, नियम बनाने की शक्ति वापस की गई। से आपको लाइन याद रखना है, प्रांतों को जो है नियम बनाने की शक्ति या विधि बनाने की शक्ति कब वापस की गई? तो 1861 में, ठीक है ना। लेकिन जब शक्ति तो दी गई है, याद रखना है, लेकिन विधि बनाने से पहले, विधि लागू करने से पहले, ऐसे
विधि लागू करने से पहले विधि लागू करने से पहले गवर्नर जनरल से स्वीकृत कराना होगा। पहले देखिए, आपको पता है शुरुआत में पहले क्या होता था कि जो आपके प्रांतों के गवर्नर जो विधि बनाते थे उनको कहां से परमिशन लेनी पड़ती थी? ब्रिटेन की संसद से। अब ऐसा नहीं है, इसमें क्या हुआ, अब आप कानून बनाओ, आपको जो है स्वीकृति किससे मिलेगी? गवर्नर जनरल से ही मिलेगी आपकी। बताइए इधर तक क्लियर है या नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। संविधान थोड़ा सा ऐसा विषय है, आपको समझने में समय लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा इसमें क्या प्रावधान आया है ना, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना हुई। बहुत इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, यही क्या हुआ आपका कि प्रांतों में क्या हुआ आपका कि प्रांतों में विधान परिषद, याद रखना है कि प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1853 में। इधर ही लिख लीजिए आप, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1853 में। और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो प्रांतों में जो विधान परिषद की स्थापना हुई है वो कब हुई? 1861 में। हाँ या ना, इधर तक क्लियर है? तो ये तीन जो है प्रावधान हमने इसमें किसमें पढ़े हैं आपकी भारत परिषद अधिनियम 1861 में। अब जो हमारा आने वाला है दूसरा, जिसकी हेडिंग डाल दीजिए आप, भारत परिषद अधिनियम 1892। यानी अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए क्या हुआ कि चीजों में धीरे धीरे बदलाव आता है, किसी भी चीज में तुरंत बदलाव नहीं किए जाते हैं, है ना। और आपको पता है कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके जरूर परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपने सुना कि प्रैक्टिस मैन इज द परफेक्ट मैन, है ना। जो व्यक्ति कोशिश करता जाता है वो धीरे धीरे कैसा होता जाता है? आपका परफेक्ट हो जाता है। पहले से कोई भी परफेक्ट आपका नहीं होता है। ऐसे ही जो इनके प्रावधान थे पहले से 100% सही नहीं थे, धीरे धीरे करके परिवर्तन उनमें आए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या विशेष था आपका, तो लिख लीजिए आप। नंबर फर्स्ट इसमें क्या आया कि विधान परिषद, यानी विधान परिषदों में जो सीटों की संख्या को बढ़ाया गया। तो याद रखना इसमें क्या प्रावधान आया कि विधान परिषदों, अब विधान परिषद कहां कहां की, तो आपकी दोनों की बात चल रही है, आप केंद्र एवं राज्य दोनों की बात चल रही, केंद्र एवं राज्य प्रांतों की, है ना। विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। ये आपको याद रखना कि विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कब की गई? 1892 में, ठीक है ना। और क्या हुआ, यहीं से जो है प्रथम बार क्या हुआ, प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ हुआ। याद रखना प्रथम बार क्या हुआ आपका, प्रथम बार निर्वाचन यानी चुनाव प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सर्वप्रथम जो चुनाव प्रारंभ कब हुआ था, तो 1892 में। अब जो है चुनाव तो हुआ था, लेकिन वो हुआ कैसे था, तो आपको याद रखना है ये अप्रत्यक्ष हुआ था, यानी इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ पद भरे गए थे वो किस आधार पर रखे गए थे, उनको जो वोट देने का अधिकार था, यानी गैर सरकारी जो थे, कौन थे आपके? गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन, गैर सरकारी सदस्यों की मनोनयन के लिए चुनाव आपका हुआ। अब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता कुछ अतिरिक्त सदस्य रखे जाएंगे, अब अतिरिक्त सदस्य रखे किसको जाएंगे, ये भी बात थी। तो उन्होंने कहा कि इनका चुनाव हो जाए। चुनाव कब होगा, तो इस पर प्रेफरेंस चलेगी।
कुछ लोग जो आपके उस समय थे उनकी सलाह से इनको भरा जाएगा, है ना। इनका जो मनोनयन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा, तो आप लिख लीजिए, है ना। जिला, जो भी जिला होते थे, क्या होते थे आपके, जिला होते थे। जिला में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते थे, या फिर जिसको हम कह सकते हैं जिला में जो पैसे वाले थे, उसमें विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल की सिफारिश से भरे जाते थे। यानी कौन कौन की सिफारिश से भरे जाते थे, है ना। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर परिषद, है ना। और किस किस सिफारिश ली जाती थी, वाणिज्य मंडल, वाणिज्य मंडल की सिफारिश से ये पद भरे जाते थे। जैसे आप वर्तमान में देखते बहुत सी ऐसी भर्तियां होती हैं, है ना, जिनमें डायरेक्ट भर्ती होती है। डायरेक्ट भर्ती होती तो उनपे आपको पता सोर्स चलते हैं, आपके विधायक के सोर्स लग रहे हैं आपके, है ना, सरपंच के सोर्स लग रहे हैं आपके। ऐसे कुछ पदों को आपका भरा जाता है। ऐसे उस समय भी जो थे कुछ पदों को भरा जा रहा था अप्रत्यक्ष रूप से। उन पर चुनाव तो हुआ लेकिन चुनाव जैसा नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, चुनाव के संकेत तो हमें मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो सदस्यों की शक्तियां थी, आपको पता है पिछले जो 1861 का जो संशोधन अधिनियम था उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। अब भारतीयों को शामिल किया गया तो आपको पता कई बार हम शादी में जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, शादी में जाते हैं। तो आप जब लौट कर आते हैं तो आपके घर वालों को बहुत खुशी होती है कि आप रिश्तेदारी में गए थे, है ना। जब रिश्तेदारी में गए थे तो आप पूछते तो कैसा स्वागत सत्कार हुआ, तो आप बताते हो चाय नाश्ता सब कुछ दिया। ऐसे जो आपके तीन व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे आपके, जो तीन व्यक्ति थे, जब वो गए वहां पर, है ना, कौन, पटियाला के राजा, बनारस के राजा सर दिनकर राव, जब पहली बार ये बैठने के लिए गए तो इनको बहुत खुशी हुई बैठने की, सब लोगों के साथ में थे। लेकिन जब बैठे तो सही, इनसे कुछ पूछा ही नहीं गया, चाय पानी पिलाया और इनको बाहर पहुंचा दिया, खाओ पियो और जाओ। तो इन्होंने जब बाहर आके कहा कि हम बैठे तो हैं, हमारा होना ना होना कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारी कोई राय नहीं ली जाती है, ना तो हमें कोई प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, तो याद रखना आपको, तो जो आपके भारतीय सदस्य थे, यानी सदस्यों की शक्ति में वृद्धि की गई। इसी में हम क्या कहेंगे आपके, यानी भारतीय सदस्यों, भारतीय सदस्यों की शक्ति में क्या की गई, वृद्धि की गई। अब वृद्धि तो की गई है, कैसी वृद्धि की गई है, तो आपको याद रखना है कि इनकी जो वृद्धि की गई है तो इनको क्या किया गया, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। बजट पर आप जी क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। देखो शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आपको पता कोई सी चीज होती है, बार बार यही कह रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। आप भी संविधान को जब एक बार पढ़ोगे पहली बार तो ऊपर से चला जाएगा, दूसरी बार पढ़ते हैं फिर कुछ समझ में आएगा, फिर कुछ समझ में आएगा, और एक इन दी एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको संविधान के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे। तो बजट पर क्या करने का शक्ति दी गई इनको, बजट पर बहस करने की शक्ति। याद रखना कौन सी शक्ति दी गई आपकी, बजट पर बहस करने की शक्ति इनको दी गई है। और कौन सा अधिकार दिया गया, तो इनको जो है पूरक यानी प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। क्या दी गई है इनको, पूरक प्रश्न नहीं, केवल प्रश्न पूछने की शक्ति, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। लेकिन मेरे प्यारे साथी अभी भी उन्होंने क्या कहा, प्रश्न पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आप पूछ सकते हैं। फिर कहीं क्या हुआ, प्रश्न पूछने की शक्ति मिल गई, लेकिन जो है सरकार जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। क्या हुआ, आपका जो सरकार है वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगी। और आप जब प्रश्न पूछोगे तो आपको 6 दिन पहले बताना होगा, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो वो 6 दिन पहले बताना होगा। याद रखना आपको ये प्रावधान उन्होंने किया कि आप प्रश्न पूछो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 दिन पहले देकर जाओ।
जिससे हम पता तो कर लें आंसर क्या देना है ना। आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसा उन्होंने प्रावधान किया, ठीक है ना। दूसरा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, यही इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप। क्या था आपका? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था आपका? तो आप लिख लेना पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, का अधिकार नहीं था। जब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, दूसरा और क्या नहीं था? याद रखना, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। और क्या था? तीसरा लिख लीजिए आप, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य भी नहीं है, पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते आप, तो क्या हो सकता है? तो याद रखना, और क्या हुआ? इनको मत देने का भी अधिकार नहीं था, यानी इनको जो है मत देने का अधिकार नहीं था। ये तीन जो प्रावधान है वो आपको याद रखना। अभी भी इनके पास कुछ शक्तियां सीमित हैं। पहले बैठ गए वही बड़ी बात, जब बैठे हैं अब दूसरी बार बोलेंगे, अब सुने ना सुना वो बात एक अलग है ना। तो अब देखिए, इसके बाद जो आता है आपका बहुत इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1909। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो याद रखना है, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा आपका अगला जो है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो हेडिंग डाल लीजिए आप कि भारत परिषद अधिनियम 1909 कौन सा है आपका? तो हेडिंग डाल लीजिए आप भारत परिषद अधिनियम 1909। तो क्या प्रावधान आए इसमें, है ना। देखो धीरे धीरे आपको पता है कमियों को सुधारा जा रहा है और नए नए संशोधन होकर आपके आ रहे। तो ये क्यों आया था भारत परिषद अधिनियम 1909? तो ये जो था, है ना, ये किस लिए आया था? तो इसका जो उद्देश्य था कि जो 1892 में आया था जो एक्ट आपका, कौन सा आया था आपका? 1892 में जो एक्ट आया था उसकी कमियों में सुधार करने के लिए आया था। ये किस लिए आया था आपका? कि 1892 के एक्ट में सुधार के लिए आया, ठीक है ना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिमों, है ना, में फूट डालना। याद रखना इसका उद्देश्य और क्या था? तो इसका जो उद्देश्य रखा गया था हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। क्योंकि आपको पता है ये सब स्वतंत्रता भारत के लोगों को मिल रही है, अधिकार मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है अपने आप मिल रहे हैं भैया, ये लोग विरोध कर रहे हैं। आपके इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे विरोध चल रहे हैं 1857 की क्रांति के बाद। अब देखिए हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना, ठीक है ना। और क्या था दूसरा इसी में प्रावधान? क्या था कि नरम दल और गरम दल, कौन कौन से थे आपके? नरम दल और गरम दल में फूट डालना, सीधा सा उद्देश्य इनका यही था। अब हमें याद रखना है क्या इसमें परिवर्तन आया आपके, क्या इसमें संशोधन आपके हुए। तो इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं क्या प्रावधान आपके आते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखना, केंद्र में जो परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, केंद्र की परिषद, केंद्र की जो परिषद है में सीटों की वृद्धि की गई। सीटों में क्या हुई आपकी? वृद्धि हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बढ़ के आ रहे थे, अभी भी रहेंगे आपके। आधे गैर सरकारी रहेंगे। दूसरा इसी में याद रखना क्या होगा आपका? जो सीटों की वृद्धि तो हो गई और आधे कैसे रहेंगे आपके? तो आप बताएंगे आधे गैर सरकारी होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। गैर सरकारी रहेगी लेकिन सरकारी सदस्यों को बहुमत रहेगा। सरकारी सदस्यों, सरकारी सदस्यों को बहुमत देने का अधिकार क्या होगा आपका?
सरकारी सदस्यों को बहुमत देने का अधिकार। इधर तक क्लियर है कि नहीं? चलिए जल्दी से बताइए आप, क्या हुआ कि जो सरकारी सदस्यों को बहुमत देने का अधिकार दिया गया। और क्या हुआ, तो याद रखना इसी में उन्होंने 4 प्रकार के सदस्यों की बात की। पदेन वायसराय और उसकी परिषद, मनोनीत सदस्य, सरकारी सदस्य, और जो इसी में आए आपके कौन, निर्वाचित सदस्य। तो किस प्रकार के, कितने प्रकार के सदस्यों की बात चल रही है, तो अब हम बात करने वाले हैं इधर तक। तो देखिए कैसे सदस्य थे, तो इसकी बात करेंगे हम। इधर बात करते हैं कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के सदस्य थे। कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के सदस्य। अब जो 4 प्रकार के जो सदस्य थे उसमें कौन कौन आए, तो सबसे पहला जो था पदेन वायसराय, मतलब उस समय जो वायसराय थे, है ना, और उनके कौन थे आपके, तो वो थे उनकी परिषद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पर और कौन कौन बैठते थे, तो याद रखना आपको मनोनीत सदस्य थे। कौन से थे आपके, मनोनीत सदस्य। तीसरे कौन थे आपके, तीसरे आप बताएंगे सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी और कौन थे आपके, गैर सरकारी। और चौथे नंबर पर किसको शामिल किया गया था, तो चौथे नंबर पर आ गया आपके कौन, निर्वाचित सदस्य। चौथे नंबर पर कौन आया आपके, निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, इतने प्रकार के ये सदस्यों को शामिल किया गया। और क्या हुआ, तो याद रखना, याद रखना अब आपको इसी के बाद जो प्रांतों में, दूसरा पॉइंट कहां पर लिखेंगे हम, प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई। तो क्या हुआ आपका, कि प्रांतों में सीटों की संख्या, सीटों की संख्या में वृद्धि, सीटों की संख्या में क्या की गई आपकी, वृद्धि की गई। प्रांतों में भी सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। फिर और क्या हुआ, जब प्रांतों में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई तो याद रखना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया। कैसा हुआ आपका, आप ही देखिए, उधर अप्रत्यक्ष था, इधर कैसा है आपका, प्रत्यक्ष है। तो लिख लीजिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ। प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन प्रारंभ किया गया। अब जब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया है, लेकिन लेकिन याद रखना है मेरे प्यारे साथियों आपको, लेकिन वोट कौन देगा, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन रखी। अब निर्वाचन होगा, आपको ही पता है वर्तमान में तो आप लोग जो 18 साल के हो जाते सभी वोट देते हैं। क्या सभी लोग राष्ट्रपति चुनते हैं क्या, आपको पता है नहीं चुनते। यही हम बात करते, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ, लेकिन जो वोट देने का अधिकार था तो केवल उनको ही था, याद रखना। लेकिन वोट डालने का अधिकार सीमित था, लेकिन वोट डालने का अधिकार, लेकिन जो है वोट डालने का अधिकार कैसा था, सीमित था। अब कौन कौन वोट दे सकते हैं, तो वोट वही दे सकते हैं जो टैक्स देते हैं। क्या देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जिनके पास संपत्ति का अधिकार है ना, जो शिक्षा ग्रहण करे हुए यानी शिक्षित व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो इनके पास जो अधिकार है वही लोग आपके वोट दे सकते हैं। याद रखना है, जो कर देते हैं, जिनके पास संपत्ति है और जिनको शिक्षा प्राप्त करने का आपके अधिकार है। इतना क्लियर है कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं फिर और क्या हुआ। तो देखिए जो पार्षद की जो शक्तियां थी, अब तीसरा क्या हुआ कि जो सदस्यों की शक्तियां थी उनको क्या हुआ, और अधिकार मिले। देखो पिछले इससे 3 प्रकार के पढ़ लिए हमने। 1861 में सदस्यों को शामिल किया, 1892 में, 1892 में उनको बहस करने की शक्ति दे दी। ठीक है ना, कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं हम। 1861 में क्या हुआ, तो पहले शामिल हुए, है ना, सदस्यों को क्या दिया गया आपका, सदस्य शामिल हुए। फिर हम बात करेंगे 1892 में,
1892 में जो है बजट पर, है ना, बजट पे बैठेगी और क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। अब जो है 1909, किसकी बात चल रही है आपकी, 1909, 1909 पे आप वो भी क्या कर सकते हैं, आपके पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। 3 प्रकार के उनको एडिशनल चार्ज अब और मिल गए हैं। आप वो क्या कर सकते हैं, आपके पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी में आप लिखना, तीसरा जो आपका प्रावधान आया है इसी में क्या आया है कि आप लिखना सदस्यों को, अब कौन से सदस्य हैं आपके, तो जो भारतीय सदस्य हैं, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सदस्यों को क्या हुआ, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। याद रखना है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और क्या दिया गया, बजट की विवेचना का अधिकार, यानी बजट पर आप वो बहस कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, है ना, बजट पर तो देखो धीरे धीरे अधिकार बढ़ रहे हैं, बजट पर विवेचना का अधिकार ही मिल गया, है ना। और क्या हुआ, और इनको शक्ति दी गई कि आप लोकहित के मामलों पर बहस कर सकते हैं। क्या दिया गया आपको कि आप जो है लोकहित के मामलों पर, है ना, लोकहित के मामलों पर बहस कर सकते हैं, लोकहित के मामलों पर क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। फिर और क्या हुआ, देखिए इधर तक के प्रावधानों के बाद हमें जो पढ़ना है वो तीसरा प्रावधान क्या आया, तो देखिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुई, है ना। इसी में क्या किया गया था आपका, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अब आपके मन में विचार आ रहा हो पृथक है किसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, तो देखिए हमने शुरुआत में ही चर्चा कर ली, इस बार जो है हिंदू मुस्लिमों को अलग किया जाएगा, यानी आपको पृथक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में, यानी आपको याद रखना है आरक्षित सीटें, यानी आरक्षण की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था आ गई आपकी, आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है भैया। वर्तमान में जो आप आरक्षण देखते हैं वो किसकी देन है, अंग्रेजों ने उसकी शुरुआत कर दी थी। आरक्षण हुआ यानी पृथक जो निर्वाचन होगा, अब उसमें क्या हुआ, तो याद रखना प्रथम बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, यानी पृथक प्रथम बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो याद रखना कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन यानी उनको वोट देने का अधिकार या उनको अलग से सीटों की व्यवस्था कब की गई, तो आप बताएंगे 1909 में की गई। और क्या हुआ, और इसमें क्या प्रावधान आया आपका, तो आप लिख लीजिए पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को रखा गया। तो याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट तरीके से याद रखना कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया, भारतीय को क्या किया गया आपका, तो आप बताएंगे शामिल किया गया। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा किसको शामिल किया गया है, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि किसको शामिल किया गया, पहली बार वायसराय की परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया था, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, है ना। तो अब हम इस बात चर्चा करते हैं कि वो कौन थे जिनको पहली बार शामिल किया गया था। तो याद रखना उनका जो नाम है वो एसपी सिन्हा। कौन थे आपके, एसपी सिन्हा को पहली बार भारतीय परिषद में शामिल किया गया, यानी वायसराय की परिषद में शामिल किया गया, ठीक है ना। और इन्होंने ही कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उपाधि दी गई इनको लॉर्ड की उपाधि। कौन सी उपाधि दी गई थी इनको, तो याद रखना लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया था इनको,
ठीक है ना। और क्या हुआ तो याद रखना, पहली बार ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद, है ना, याद रखना। और क्या प्रावधान हुआ, धीरे धीरे देखो अधिकार बढ़ रहे हैं, तो इसी में क्या हुआ, अभी तो देखो ये तो भारत की बात चल रही है, और क्या हुआ तो आपको याद रखना कि पहली बार ब्रिटेन में, ये तो भारत में बैठे थे आपके, अब हम बात कर रहे हैं पहली बार ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद, पहली बार भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। कितने व्यक्तियों को, 2 भारतीयों को शामिल किया गया, तो याद रखना आपको। अब देखो धीरे धीरे अधिकार बढ़ रहा है, अब आपके जो भारतीय वो ब्रिटेन में तक बैठे, धीरे धीरे पहुंच बढ़ रही। अब वो 2 भारतीय कौन है, यानी वो जो सदस्य हैं उनके नाम क्या है, उन दोनों व्यक्तियों के जो नाम है वो लिख लीजिए आप। दोनों व्यक्तियों के नाम है, एक है केसी गुप्ता, पहले कौन है आपके केसी गुप्ता, और दूसरे जो हैं उनका नाम लिख लीजिए, दूसरे का जो नाम है वो है आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन है आपके, सैयद हुसैन बिलग्रामी, दूसरे कौन है आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये ब्रिटेन में शामिल हुए हैं, ठीक है। और ये दूसरे कौन थे, एस पी सिन्हा, ये जो आपकी 22 राय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें शामिल हुए। आपको इधर तक क्लियर है कि नहीं, बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दीजिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, क्योंकि जब हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो बड़ी बड़ी कठिन चीजें भी आपको सरल शामिल होने लगती हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी आज का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, उसका नाम लिख लीजिए आप, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम। अब हम किसकी बात करने वाले हैं आपके, तो हेडिंग डाल लीजिए आप। अब हमारा आने वाला है भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार जो अधिनियम है वो कब आया आपका, तो याद रखना 1919। भारत सरकार अधिनियम की बात करने वाले हैं जो 1919 में आया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं। अब देखिए 1919 आया है, तो एक और जो भारत सरकार अधिनियम है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो लिख लीजिए इसका नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसको लिख लीजिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसको जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अब इसमें क्या प्रावधान आए, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट जो प्रावधान आया है वो क्या हुआ, तो याद रखना केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या हुआ आपका, इसी से शुरुआत हुई, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्या हुआ आपका, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है ना। अब 2 सदन बनेंगे, कौन कौन से 2 सदन होंगे, तो आपको नाम याद रखना, एक उच्च सदन होगा, कौन सा होगा आपका, उच्च सदन होगा, और एक और कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा होगा निम्न सदन। दोनों के बारे में याद रखना, एक उच्च सदन और एक और कौन सा होगा आपका, निम्न सदन। तो वर्तमान में जिनको हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उच्च सदन है उसको नाम दिया गया राज्य परिषद, उच्च सदन को क्या नाम दिया गया है, तो आप लिखेंगे कि उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया। ये जो है वो क्या कहलाई आपकी, राज्य परिषद। आपको पता है वर्तमान में भी जो उच्च सदन है वो राज्यसभा कहलाती है, ठीक है ना। जो निम्न सदन है उन्हें केंद्रीय परिषद कहा गया, केंद्रीय परिषद, जो वर्तमान में लोकसभा के नाम से जानी जाती है, ठीक है।
और क्या प्रावधान हुए, तो याद रखना शक्तियां समान थी लेकिन बजट विधानसभा में पारित होगा। याद रखना इधर ये तो हुआ दो सदन बने, तो आप रखना कि शक्तियां समान थी। शक्तियां कैसी थी? समान थी, लेकिन बजट विधानसभा में पारित होगा। ये आपको प्रावधान याद रखना कि शक्तियां तो समान थी लेकिन बजट कहाँ होगा आपका? विधानसभा में पारित होगा। और क्या प्रावधान आया? दूसरा लिख लीजिए आप, प्रांतों में द्वैध शासन यानी उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। तो लिख लीजिए आप, दूसरा क्या आता है यहीं पर, तो आप बताओगे प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन या जिसको हम बोल सकते हैं उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन या उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1919 में। ठीक है ना? लेकिन आपको याद रखना है प्रांतों में द्वैध शासन प्रथम बार शुरुआत कब हुई? 1919 में इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन अगर पूछा जाए, यदि लिख लेना द्वैध शासन की स्थापना कब हुई आपकी, तो आप बताएंगे 1919। यही पढ़ना है हम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन समाप्त कब होगा, याद रखना कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कब हो जाएगा? तो जो समाप्त होगा उसकी डेट लिख लीजिए। समाप्त हो जाएगा आपका कब? 1919 में, सॉरी 1935 में समाप्त हो जाएगा। और आपको पता है केंद्र में द्वैध शासन लागू हो जाएगा। तो यही लिख लेना आप कि प्रांतों में तो समाप्त हो जाएगा, जबकि केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू होगा। कब लागू हो जाएगा? 1935 में। यानी प्रांतों से हटकर द्वैध शासन कब पहुंच जाएगा आपका? तो केंद्र में पहुंच जाएगा। ठीक है ना? अब और क्या हुआ? तो और इन्होंने क्या किया कि प्रांतों में द्वैध शासन तो होगा, कैसे होगा? कि दो प्रकार से विषय रखे गए। याद रखना, तो लिखिए आप, प्रांतीय विषय की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? अब इनके पास कहाँ कहाँ पर शासन रहेगा, कैसा द्वैध शासन है? तो देखिए प्रांतीय विषय को किस प्रकार से विभाजित किया, तो इन्होंने जो कहा कि जो प्रांतीय विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया। एक हुए आरक्षित, कौन से हुए आपके? एक थे आरक्षित, दूसरे कौन थे आपके? दूसरे थे हस्तांतरित। दूसरे विषय कौन से थे आपके? तो जो दूसरे थे उनका नाम था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में कौन कौन से थे आपके? तो याद रखना कि जो आरक्षित विषय थे ये किसके पास थे? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास। ठीक है ना? कौन कौन से विषय थे इनके पास? तो वो भी आपको याद रखना। इनके पास दिए गए थे वित्त, न्याय, राजस्व, पुलिस। कौन कौन से दिए गए इनके पास? तो इनके पास जो थे वित्त, न्याय, राजस्व और इसी में लिख लीजिए आप पुलिस आदि जो महत्वपूर्ण विषय थे वो किसको दिए गए आपके? तो जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर जनरल के पास थे। ठीक है ना? और ये इनको जो थे विधि बनाने की शक्ति तो दी गई है, आपको पहले से ही पता है। और याद रखना ये उत्तरदायी नहीं थे व्यवस्थापिका के लिए। किसके लिए उत्तरदायी नहीं थे? व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी नहीं थे। तो इंपोर्टेंट करके लिख लेना, ये क्या थे आपके? उत्तरदायी नहीं थे। उत्तरदायी नहीं थे। क्या वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो उत्तरदायी हैं? वो भी उत्तरदायी आपके नहीं है। तो हस्तांतरित विषय जो थे, कौन से विषय की बात चल रही है आपकी? हस्तांतरित विषय। जो नीचे वाले लोग थे उनके लिए देखो विषय दिए गए और उनको उत्तरदायी बनाया गया है ना? हस्तांतरित विषय किसके पास थे? ठीक है ना? तो अब जो थे हस्तांतरित विषय जो आपके जो गैर सरकारी कर्मचारी, ठीक है ना, और भी जो भारतीय थे उनको शामिल किया गया। तो उनके पास जो विषय रखे गए थे वो कौन कौन से थे आपके? स्थानीय प्रशासन। कौन कौन से विषय थे आपके? स्थानीय प्रशासन,
ठीक है ना। कौन आ गया आपके स्थानीय प्रशासन, स्वशासन, स्थानीय प्रशासन हो गया आपका, है ना, स्वशासन हो गया आपका, और इसी में शिक्षा स्वास्थ्य को शामिल किया गया था। शिक्षा स्वास्थ्य, जैसे कि आपको पता है शुरुआत में हमने बंगाल में द्वैध शासन पढ़ा था, तो आपको पता है राजस्व ले लेते आपकी कौन कंपनी, और आपकी व्यवस्था मिलाते रहते थे वहां के नवाब। ऐसे ये हो गया हस्तांतरित विषय जो दे दिए गए भारतीयों को, और जो मेन मुख्य जो थे वो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे। ठीक है ना। और याद रखना ये जो थे, ये जो थे जो हस्तांतरित विषय जिनके पास थे, ये आपके गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है के लिए उत्तरदायी थे। याद रखना कि ये जो थे व्यवस्थापिका के लिए कैसे थे, उत्तरदायी थे। जबकि आपको पता है कि ये जो आरक्षित विषय जिनके पास हैं वो किसी के लिए भी उत्तरदायी आपके नहीं थे। अब हम बात करने वाले हैं और इसमें क्या प्रावधान आया, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा, क्या लगा आपका, कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया है उसकी जांच करने के लिए कौन आया था। तो इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की जांच, द्वैध शासन की जांच, तो आप बात करेंगे कि जो द्वैध शासन की बात जांच करने के लिए आए थे उनका नाम था अलेक्जेंडर मूडीमैन। कौन आए थे आपके, तो आपको याद रखना अलेक्जेंडर मूडीमैन। कौन आए थे आपके, अलेक्जेंडर मूडीमैन, जिनको द्वैध शासन की जांच करने के लिए भेजा गया था। ठीक है ना। अब क्या हुआ और क्या विशेष प्रावधान आए, तो हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है 1919, वो क्या पढ़ रहे हैं अपन, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है ना। और क्या इसमें जो प्रावधान आए हैं तो उसकी हम चर्चा करते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें और क्या प्रावधान आए। तो आपको याद रखना है विशेषकर, ठीक है ना, यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। इसमें क्या हुआ आपका, तो यानी सांप्रदायिक, लिख लीजिए क्या हुआ आपका, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। क्या हुआ आपका, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ, क्योंकि आपको पता है 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल हुआ। पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई थी आपको, और सबसे पहले किसको दिया गया था आपका, तो आप बताएंगे मुस्लिमों को। अब इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल है इसका विस्तार कर दिया, तो किस किस को लिए किया गया, तो याद रखना इसमें जो शामिल किए गए आपको, उसमें सिखों को अलग से दे दिया, सिख अलग हो गया आपके, इसी में हो गया आपके ईसाई। कौन आ गया आपके, ईसाइयों को अलग दिया गया। देखो भारत में बस वोट डाले जा रहे, अलग अलग समाजवादी फैलाए जा रहे हैं। ठीक है ना, सिख, ईसाई, इसी में आ गया एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, और इसी में आ गया आपके यूरोपियन। तो सबके लिए क्या हुआ, अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। और बहुत इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, यानी प्रथम बार महिलाओं को, देखो उन्होंने क्या कहा कि और फूट कैसे डाली जाए, तो लिख लीजिए प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, यानी प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, मत देने का क्या दिया गया, अधिकार, है ना। लेकिन ये बात एक अलग है कि सीमित मात्रा में दिया गया, है ना। वर्तमान में भी आपको पता है महिलाओं को जो है 50% सीटें रिजर्व हैं। ठीक है ना। इनको पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो आप बताएंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। और इसी में अगला जो प्रावधान की हम चर्चा करने वाले हैं
वो क्या प्रावधान आया? तो याद रखना कि जो आपकी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, इसी के तहत क्या हुआ आपका कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग याद रखना आपको, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान कब आया आपका? तो 1919 में। ठीक है ना, ये तो केवल क्या आया आपका? प्रावधान आया। क्या आया? केवल आपका प्रावधान आया। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है ना, तो स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुई? तो रिपोर्ट देने वाले तो 1924 में 1924 में एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। किसने रिपोर्ट दी है आपकी? तो आप बात करेंगे ली आयोग। इसकी बात चल रही है आपकी स्थापना के लिए 1924 में 1924 में ली आयोग ने क्या दिया? अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद याद रखना 1926 में, कब आपकी? 1926 में 1926 में स्थापना। दोनों डेट याद रखना। प्रावधान आया था कब? 1919 में, है ना। फिर ली आयोग ने जांच पड़ताल की और 1924 में अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद 1926 में इसकी स्थापना हुई। इतनी डेटा आपको याद रखना है। तो आपको यूपीएससी का तो फुल फॉर्म पता ही होगा, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और क्या प्रावधान आया आपके इसमें, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, क्योंकि आपको साथ में क्या करते चलना है? लिखते भी चलना है, क्योंकि एक बार इनका हमें क्या करना है? रिवीजन भी करना है। अब इसी में 1919 में और क्या प्रावधान हुए आपके? तो जो 1919 में और क्या प्रावधान आए हैं, अब उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, भारत परिषद में सदस्यों की संख्या को क्या किया गया? समाप्त किया गया। सॉरी, भारत परिषद, जो भारत परिषद भारत सचिव की सदस्यों के साथ संख्या थी, यानी भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कम की गई। भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कैसे की गई? कम की गई। तो कम की गई कितनी थी? तो याद रखना, पहले जो थे 15 थे। कितने थे? 15 से कम किए, है ना। 15 से कम करके कितने छोड़ दिया आपके? तो उन्होंने कह दिया क्या कम किए गए न्यूनतम है 8 और अधिकतम अब कितने हो सकते हैं आपके? अधिकतम हो सकते हैं केवल 12। ठीक है ना। और क्या इसमें प्रावधान था? तो कम किए गए हैं। और क्या हुआ कि जो वेतन भत्ते हैं, क्या है? वेतन भत्ते। तो जो आप इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कहां से दिए जाएंगे आपके? ये ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाएंगे। ब्रिटेन सरकार के राजस्व से। मतलब अब जो भारत से पैसा नहीं जाएगा। और क्या हुआ? तो याद रखना, यही लिख लीजिए आप कि इस परिषद को यानी 1935 में 1935 में इसे समाप्त किया जाएगा। क्या हो जाएगी आपकी? 1935 में जाके ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। और अब देखिए, अब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जो कमियां रहेंगी आपकी, यानी भारत सरकार अधिनियम, याद रखना यही उन्होंने प्रावधान किया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की कमियों को दूर करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि 10 साल बाद आएगा, है ना। उन्होंने क्या कहा? भारत सरकार अधिनियम 1919 की कमी दूर करने के लिए 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग आएगा। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा।
इतना सब प्रावधान आपको याद रखना है कि देखिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि 10 वर्ष आएगा जो 1919 के एक्ट की जांच करेगा, जो उसमें प्रावधान होंगे धीरे धीरे करके संशोधन कर दिए जाएंगे। ये 1919 में आया, लेकिन याद रखना है कि अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या वो 10 वर्ष बाद ही आया है ना, क्या इससे पहले आ गया, क्या उसके रीजन रहे कि जो आपको पता है जो वैधानिक आयोग आने वाला था 10 वर्ष बाद, वो पहले ही क्यों आ गया, हाँ या ना। तो इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भोले भाले बच्चों, आपको इसको रिवीजन कर लेना है। और जैसे ही आपका 1935 का अधिनियम आएगा अब आपका, उसके बाद हम इनके पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है ना। तो आप इसको सेशन को सभी को शेयर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन से लाभ ले सकें और सभी की नौकरी आपकी लग सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।